हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबव प्रिंसिपल के बारे में। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम स्टार्ट करें ये वीडियो। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि हमारे आने वाले जो वीडियो होते हैं उसको जैसे ही हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पहले पढ़ेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के जो एनर्जी डायग्राम होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वो क्या होता है, जैसे हम हाइड्रोजन हुआ और हाइड्रोजन लाइक्स एटम, जैसे आपके क्या हुए हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम प्लस वन में भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। दो होता है, एक निकल जाते हैं तो बचता है कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। और क्या है, लिथियम प्लस 2, ठीक, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और क्या है, बेरिलियम प्लस 3, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब ये बिहेवियर इनका कैसा होगा, हाइड्रोजन के जैसा होगा, ठीक, कहे कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी में। तो जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से इनका एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो इनका एनर्जी जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी सेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी एनर्जी नियरली सेम होती है, लगभग सेम, या आप कह सकते हैं सेम होती हैं, ठीक, जैसा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बताया गया है, ठीक है। लेकिन जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें हमने देखा स्टडी में कि उसके जो किसी भी सेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी जो एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम के किसी भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मतलब एन और एल इन दोनों पे डिपेंड करती हैं, ठीक। तो इसी को जानने के लिए हम पहले देखेंगे क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम। तो आइए देखते हैं। जैसे आप, ये हमारा क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम है। एनर्जी लेवल डायग्राम, फर्स्ट सेल में हमारा एक सब सेल होता है, ठीक, 1s। जिन लोगों को इन सब के बारे में नहीं पता है वो हमारा पहले का वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक। जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उन लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, जैसे n=1 में सिर्फ एक सब सेल होता है और एक सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, ठीक, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक। उसके बाद हमारा होता है n=2। क्या होता है, n=2, मतलब सेकेंड सेल। n=2 का मतलब क्या है, सेकेंड सेल। सेकेंड सेल में हमारा दो सब सेल होता है, 2s और 2p, ठीक। 2s 2p में s में एक ऑर्बिटल, ठीक, p में 3 ऑर्बिटल, ठीक। s ऑर्बिटल है क्या, p ऑर्बिटल, ठीक। तो इसमें जो s ऑर्बिटल की एनर्जी होगी वो 2p ऑर्बिटल से कम होगी। क्यों, क्योंकि इसमें n+l की वैल्यू कम आएगी, ठीक है। हम इसके बाद जब आप प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे n+l वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिलहाल अभी देख लीजिए कि 2s में n+l की वैल्यू कम होगी 2p की अपेक्षा, इसलिए जो 2s की एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो कम होगी 2p से, ठीक। इसी प्रकार n=3 में हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, ठीक। तो उसमें क्या होता है, s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद
p ऑर्बिटल की s से ज़्यादा होगी और सबसे ज़्यादा d ऑर्बिटल की एनर्जी होती है। ठीक, इसी प्रकार n = 4 पे होगा। 4 में 4 प्रकार के ऑर्बिटल पाए जाएंगे, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। ठीक, तो इसमें सबसे कम s ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी, उसके बाद p ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी, उसके बाद d, उसके बाद f। इसी प्रकार आगे भी चलता रहेगा। ठीक, तो हम अगर लिखना चाहें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा सबसे कम किस में होगा? 1s में। ठीक, उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम को देखकर भी हम एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम एनर्जी 1s की होगी, इसको देख के हम लिख सकते हैं। सबसे कम एनर्जी 1s, उसके बाद क्या है? 2s, उसके बाद एनर्जी 2p की है, उसके बाद क्या है? 3s की है, उसके बाद एनर्जी किसकी है? 3p की है, 3p। उसके बाद हमारी एनर्जी किसकी है? उसके बाद एनर्जी हमारी किसकी है? 3p के बाद 3p के बाद देखिए 4s, क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा है, यहाँ पे है, और 4s कहाँ है? यहाँ पे है। 3p के बाद हमारा क्या हो जाएगा? 4s। उसके बाद 4s के बाद देखिए 4s के बाद 3d आता है, 3d, 4s के बाद 3d। उसके बाद हमारा क्या है? 3d के बाद 4p, 3d के बाद 4p। उसके बाद क्या आएगा? 4p के बाद देखेंगे 5s आएगा। क्या आएगा? 5s। 5s के बाद 4d है। ठीक, उसके बाद 5p है। पहले क्या है? 5s, 4p के बाद 5s, 5s लिख लेते हैं, 5s। 5s के बाद देखेंगे तो 4d है। क्या है? 4d, 4d। 4d के बाद देखेंगे क्या है? 5p है। यहाँ पे क्या है? 5p ऑर्बिटल्स की एनर्जी है, 5p। उसके बाद क्या है? 6s की है, 6s, 6s। नेक्स्ट 6s के बाद यहाँ देखिए 5d की एनर्जी 4f से ज़्यादा है, 4f नीचे है, 5d ऊपर है, तो 6s के बाद 4f फिर 5d, 4s फिर 5d, 4f फिर क्या है? 5d। ठीक, 5d के बाद हमारा क्या है? 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 6p फिर 7s। ठीक, 7s है, 6p 7s, 7s के बाद 5f 6d, 5f। उसके बाद क्या है? 5f। उसके बाद 6d, 6d। उसके बाद 6d के बाद 7p, 7p। ठीक, ये हमारा एनर्जी का क्रम होता है। ठीक, एनर्जी सबसे कम 1s में होगी, उसके बाद 2s में, उसके बाद सबसे कम 1s में है, उसके बाद एनर्जी 2s में है। ठीक, 2s की एनर्जी 1s से ज़्यादा, 1s से 2s से ज़्यादा 2p की एनर्जी, 2p से ज़्यादा 3p की एनर्जी, 3s की एनर्जी, 3s से ज़्यादा 3p की एनर्जी। इसी प्रकार आगे जाते जाएंगे, एनर्जी ऑर्बिटल्स की बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ये था हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम, और ये जो ऑर्डर है, ठीक, ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ते क्रम में लिखी हुई है, मतलब सबसे कम एनर्जी 1s की है, उसके बाद जो 2s आएगा, 2s की एनर्जी 1s से ज़्यादा है। ठीक, उसी तरीके के 2p की एनर्जी
2s से ज़्यादा है, उसी प्रकार 3s की एनर्जी 2p से ज़्यादा है। ठीक, आपको ये क्रम समझना पड़ेगा और इसको लर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेम इसी पैटर्न पे हम जब आप प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो एनर्जी होता है वो एनर्जी इसी प्रकार बढ़ते क्रम में लिखी जाएगी। ठीक, तो आप इसको नोट्स करना चाहे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आप बाव प्रिंसिपल पढ़ेंगे। आप बाव जब आप ये समझ जाएंगे तो आप बाव प्रिंसिपल जो है वो आपको एकदम इजी लगेगा। आप बाव प्रिंसिपल है क्या? आप बाव कोई साइंटिस्ट नहीं है, यह एक जर्मन भाषा का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बिल्डअप और कंस्ट्रक्शन, मतलब किसी भी चीज़ को क्रम से अरेंज करना। ठीक, क्रम से अरेंज करना, उसी को क्या बोलते हैं? आप बाव प्रिंसिपल बोलते हैं। आप बाव प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम एनर्जी को क्रम से अरेंज करेंगे, उसके बाद जो सबसे कम एनर्जी होगी जिस ऑर्बिटल की, उसमें हम इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करेंगे और उसके बाद जिसकी एनर्जी होगी उसको फिलअप करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप कैसे करते हैं? एनर्जी के जो सबसे कम एनर्जी होगी जिस ऑर्बिटल की, उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा जिसकी एनर्जी होगी उसमें फिलअप करेंगे। उसी प्रकार हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का जो तरीका होगा इसी ऑर्डर में अरेंज करके तब जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम फिलअप करेंगे। ठीक है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं आप बाव प्रिंसिपल। आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो आपको आप बाव प्रिंसिपल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले इसको राइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट आप बाव प्रिंसिपल पढ़ते हैं। देख लीजिए इसको। तो आइए देखते हैं आप बाव प्रिंसिपल। आप बाव प्रिंसिपल क्या होता है? आप बाव प्रिंसिपल इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्ड अप और कंस्ट्रक्शन। जैसा कि हमने इसके पहले भी बताया कि आप बाव क्या है? आप बाव एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है बिल्डअप और कंस्ट्रक्शन, मतलब किसी भी चीज़ का निर्माण करना। ठीक है, एक क्रम में, उसी को क्या बोलेंगे? बिल्डअप। बिल्डअप मतलब कोई चीज़ हम बनाते हैं तो किसी क्रम में ही बनाते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी इलेक्ट्रॉन इंटर द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट अवेलेबल, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इंटर करेगा लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी। ठीक, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें वो पहले इंटर करेगा। ठीक, इन अदर वर्ड ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, मतलब इसको और एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में फिल किए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने इसके पहले भी पढ़ा कि एनर्जी को कैसे अरेंज किया जाता है, हमने डायग्राम के अनुसार भी देखा था, जिसमें हमने वैसे ही लिख लिया है। सबसे कम एनर्जी 1s की होगी, उससे ज़्यादा 2s की, उससे ज़्यादा 2p की, उससे ज़्यादा 3s की। इसी प्रकार एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल्स को अरेंज किया गया है। इसको समझाने के लिए एक डायग्राम दिया गया है। ठीक, तो उसमें देखिए जैसे सबसे कम 1s की है, 1s के बाद कौन सा आएगा? तो हम इसके हेड को इसके टेल से मैच कराते हैं। ठीक, या हम इसको सीधा बना देते हैं। ठीक है, डॉट डॉट नहीं करेंगे। ठीक, 1s के बाद 2s के बाद 2p 3s के बाद 3p 4s के बाद 3d 4p 5s के बाद 4d 5p 6s और 6s के बाद 4f 5d 6p 7s और उसके बाद हमारा क्या है? 5f 6d 7p 8s। ये हमारा इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में जो ऑर्बिटल्स हैं वो आ गए। मतलब आप इस लाइन को पकड़िए और आप ऐसे चले आइए तो आपको रास्ते में जो भी मिलेंगे ऑर्बिटल्स वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या था? आप बाव प्रिंसिपल था।
दिस ऑर्डर कैन आल्सो ऑब्टेन बाय n+l रूल। ये ऑर्डर हम n+l रूल की सहायता से भी लिख सकते हैं। ठीक, n+l रूल क्या होता है अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे n क्या है, n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिन लोगों को न पता हो वो हमारा इसके पहले का वीडियो देख ले, पहले वाला, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए हम बोल रहे थे पहले वो वाला वीडियो, पहले वाला वीडियो देख लें, उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखें। एल क्या है हमारा, एल है हमारा एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। तो उसके बाद हम n+l रूल के बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं n+l रूल के बारे में। n+l रूल क्या होता है, n+l रूल अब प्रिंसिपल आल्सो डिपेंड अपॉन द n+l रूल। ठीक, जो अब प्रिंसिपल होता है वो n+l रूल पे डिपेंड करता है। n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। ठीक, इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ठीक, इट इज स्टेट दैट फर्स्ट द न्यू इलेक्ट्रॉन will enter in that orbital where n+l has a minimum value। कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा और उस ऑर्बिटल में इंटर करेगा जिसमें n+l की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई भी एक एटम लेते हैं, फ्लोरीन ले लेते हैं, क्या फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9। ठीक, तो इसमें न्यूक्लियस की तरह ऑर्बिट है। ठीक, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 8 10 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है। इसमें एक है 1s, इसमें 2 है 2s और 2p। ठीक, मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 1s 2s और 2p यही तीनों पार्टिसिपेट करेंगे। क्या क्या, 1s 2s और 2p। तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें प्रवेश करेगा, पहले जिसका n+l की वैल्यू मिनिमम हो। इसका n+l क्या है, n+l s का निकालिए, 1s का, 1s का n+l क्या होगा, 1s जो पहले लिखा रहता है वो n की वैल्यू होती है। ठीक, तो n की वैल्यू क्या हो गई, s के लिए 1s के लिए 1 और l की वैल्यू क्या होती है s के लिए 0, तो इसकी वैल्यू क्या आई 0। ठीक, 2s के लिए निकालेंगे n+l की वैल्यू क्या आएगी, 2s के लिए n+l की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, n की वैल्यू 2, s के लिए l की वैल्यू कितनी आती है 0, इसकी वैल्यू क्या आई 2 और यहाँ पे 1 होगा। ठीक, 1 + 0 1। ठीक है, लास्ट 2p के लिए n+l की वैल्यू कितनी होगी, n+l, p के पहले 2 लिखा है, n की वैल्यू क्या हो गई 2, l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है 1, इसका टोटल वैल्यू क्या हो गया n+l का वैल्यू 3। अब देखिए 1s का n+l का वैल्यू 1 आया है, 2s का n+l का वैल्यू 2 आया है और 2p का n+l का वैल्यू क्या आया है 3 आया है। सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है 1s की। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिलअप होंगे 1s में। ठीक, पहले किस में फिलअप होंगे 1s में। 1s में टोटल फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 9 हैं, तो पहले हम इसको कितने दे देंगे 2 क्यों देंगे, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्या है 2s की एनर्जी, उसके बाद है 1s के बाद 2s की एनर्जी, 2s की जो n प्लस एल का वैल्यू आया है 2 है, और 2p का n प्लस एल का वैल्यू क्या आया है 3। तो 2s पहले भरा जाएगा कि 2p 2s, क्यों? क्योंकि 2s में n प्लस एल की वैल्यू कितनी आई है 2, तो हम पहले किसको भरेंगे 2s को भरेंगे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक। अब बचा क्या 2p, क्या बचा 2p, तो हम लास्ट में 2p को भरेंगे। 2 2 4, कितना इलेक्ट्रॉन बचा है हमारे पास 5, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन 2p को दे देंगे, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को क्यों भरा जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू जिसकी कम होगी उसको हम पहले इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक। बी, n प्लस एल का बी पार्ट क्या है, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, जब किन्हीं 2 ऑर्बिटल्स की n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो क्या करेंगे, फॉर 2 ऑर्बिटल्स, ठीक, द ऑर्बिटल्स विथ लोअर वैल्यू ऑफ n विल बी लोअर इन एनर्जी, ठीक। जब कोई 2 ऑर्बिटल ऐसे मिल जाए जिसकी n प्लस एल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो हम वहाँ देखेंगे n की वैल्यू, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा, ठीक। तो आइए इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना होता है 20, इसमें क्या होगा 1s 2s 2p 3s 3s 3p 3p। उसके बाद हमने क्रम देखा था, अब प्रिंसिपल में इसके बाद आता है क्या 4s आ जाता है, क्या आ जाता है 4s, उसके बाद 3d आता है, ठीक। अगर न याद हो तभी हम ट्रिक बताएंगे, उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें देखेंगे कितना हुआ 20 है, 2 4 10 12 18 18 2 20, ठीक। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब हम इनर सेल का हम नहीं करेंगे, आउटर का दिखा देते हैं आपको। जैसे 3p है 4s है और 3d है, तो यहाँ 4s और 3d में 4s क्यों पहले फिलअप किया गया, इसका पहले हम निकालते हैं 4s वाले का n प्लस एल का वैल्यू, क्या n प्लस एल की वैल्यू निकालते हैं 4s का, n का क्या वैल्यू है, s के पहले 4 है 4, तो n की वैल्यू क्या हुई 4 4 प्लस s के लिए l की वैल्यू 0 आती है, ठीक। ये जिन लोगों को न समझ में आ रहा हो तो फर्स्ट लेक्चर का वीडियो देख लें, उसमें n की वैल्यू l की वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसमें अच्छी तरीके से बताया गया है, ठीक। तो इसका क्या आया हमारा 4s का n प्लस एल का वैल्यू आया है 4, 3d का देखेंगे तो क्या आया 3d का देखेंगे n प्लस एल का वैल्यू, n का वैल्यू है 3, d के लिए क्या होता है s के लिए हमारा 0 होता है l का वैल्यू, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है, ठीक। तो d के लिए l की वैल्यू 2 प्लस 2 कितना हुआ 5, ठीक। 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 आई है और 3d के लिए n प्लस एल की वैल्यू 5 आई है। तो n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग
जिसका n+l का वैल्यू कम आएगा उसको पहले हम फिलअप करेंगे। तो यहाँ 4s का n+l की वैल्यू 4 आई है, यानी 3D से कम है। 3D का आया है 5, तो हम 4s का कम आया है तो 4s को पहले फिलअप करेंगे। तो इसीलिए 3D में हमने इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं किया है, 4s में इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया है। ठीक, अब आइए देखते हैं 3p के बारे में। 3p की क्या वैल्यू होगी n+l की? n+l, n का तो दिख रहा है 3 है, p का क्या होता है? 1 होता है, p का 1। अब क्या हो गया? 4, मतलब 3 का भी 4 आया है। क्या आया है? 3p का भी 4 है, 4s का भी 4 है। तो आप बोलेंगे क्यों 3p को पहले क्यों नहीं, 3p को पहले क्यों फिलअप कर दिया गया, 4s को क्यों नहीं? तो यहाँ आपको दूसरा वाला बी पार्ट देखना होगा n+l रूल का। जब n+l का वैल्यू सेम आता है, जैसे 3p में भी 4 आया है, 3p में भी 4 आया है n+l का वैल्यू, 4s में भी 4 आया है n+l का वैल्यू। ठीक, तब क्या देखना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ n विल बी लोअर इन एनर्जी, मतलब जिसकी वैल्यू n की वैल्यू इसमें जिसकी कम होगी उसी की एनर्जी कम होगी। ठीक, जब एनर्जी कम होगी तो उसको हम पहले फिलअप करेंगे। तो इसमें देखिए, इसके n की वैल्यू 4s के n की वैल्यू 4 है और 3p के n की वैल्यू 3 है। तो n की वैल्यू 3p में कम है, n की वैल्यू 3p में कम है, मतलब 3p की एनर्जी 4s से कम है, 3p की एनर्जी 4s से कम है, तो इसलिए हमने 3p को पहले भरा है। ठीक, ये था n+l रूल। ठीक, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ अबाव प्रिंसिपल। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लिमिटेशन देखेंगे तथा ये एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे बाय ट्रिक, हम उसको देखेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं लिमिटेशन ऑफ अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल के लिमिटेशन के बारे में। अबाव प्रिंसिपल डजंट एग्री विथ सम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट हैं जिसमें अबाव प्रिंसिपल नहीं लगा सकते आप। जैसे इसमें पहला है क्रोमियम, कॉपर, उसके बाद सिल्वर, पैडमियम, गोल्ड। ठीक, ये सब अबाव प्रिंसिपल के एक्सेप्शंस हैं। ठीक, देखिए जैसे आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में ये लास्ट का जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं 4s1 और 3d5, उसमें 4s2 के जगह 4s1 हो जाता है और 3d4 के जगह 3d5 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए यहाँ जो ऑर्बिटल्स होंगे वो अपने को या तो हाफ फील्ड रखना चाहेंगे या तो फुल फील्ड। क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। कोई भी जो ऑर्बिटल होगा वो स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होना चाहेगा तो पहले इसमें 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उसके बाद 4s1 में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक, देखिए पहले वाला देखेंगे तो क्या होगा? 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 3d5 5d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3d4 था 1 2 3 4। ठीक, ये अनस्टेबल था। तो 3d क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन
4s से ले लेगा। क्या ले लेगा? एक इलेक्ट्रॉन 4s से। 4s से जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये अभी 4s फुल फील्ड था, अब एक इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देगा तो ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा, ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा। मतलब 4s2 पहले भी स्टेबल था क्योंकि फुल फील्ड था, अब भी स्टेबल है क्योंकि हाफ फील्ड है। लेकिन यहाँ पे देखें पहले 3D स्टेबल नहीं था, लेकिन अब इस समय क्या है, इस समय 3D भी स्टेबल है। यही रीज़न होता है कि हमको एक्सपेक्टेड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है, लेकिन एक्चुअल में हमको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। ठीक, क्रोमियम के केस में सेम इसी प्रकार हमारा कॉपर का होता है। कॉपर का क्या 29 होता है एटॉमिक नंबर। इसका करेंगे क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 होता है। ठीक, ये हमारा क्या है एक्सपेक्टेड है, हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे 4s1 हो जाता है 4s1 और ये क्या हो जाता है 3d10। सेम इसमें भी वही रूल लगेगा, पहले 4s2 था, 4s2 में ये 4s ऑर्बिटल जो था वो 4s ऑर्बिटल जो था वो फुल फील्ड था, और 3d ऑर्बिटल जो था ये A9 था 3d9, मतलब इसका एक ऑर्बिटल खाली था। ठीक, देखिए 9 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए 3D को तो ये फुल फील्ड हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ 4s2 के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है, लेकिन पूरा एटम क्या है वो अनस्टेबल है। तो क्या होगा कि ये जो ये इलेक्ट्रॉन है ये 4s1 वाला ये 3D को दे देगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये 4s1 हो जाएगा, ये हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड है तब भी ये स्टेबल है, इसके स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, लेकिन यहाँ 3D वाले के पास क्या होगा 3d10 हो जाएगा, यहाँ फुल फील्ड हो जाएगा। ये हाफ फील्ड हो गया या फुल फील्ड हो गया, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके जगह क्या है ये ना होके ये होगा। ठीक, एक्चुअल में ऐसा ही हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ठीक, ये था क्या एक्सेप्शन ऑफ अबव प्रिंसिपल या लिमिटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा हम अबव प्रिंसिपल को कैसे याद करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं वो देख लेते हैं थोड़ा। तो आइए देखते हैं कि हम किसी भी ऑर्बिटल को हम कैसे ट्रिक द्वारा हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके लिए हमको पहले कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे जो एस ऑर्बिटल होता है वो फर्स्ट सेल से स्टार्ट होता है। ठीक, पी ऑर्बिटल सेकेंड सेल से स्टार्ट होता है, डी ऑर्बिटल थर्ड सेल से स्टार्ट होता है, और एफ ऑर्बिटल फोर्थ सेल से स्टार्ट होता है। ठीक, इतना हमको आना चाहिए, क्यों हमने इसको पहले ही लेक्चर में पढ़ा है। ठीक, और ना आता हो तो इसको याद कर लीजिए। ठीक, तो करेंगे क्या, पहले हम 2 बार एस को लिखते हैं, यस यस। ठीक, अब क्या करेंगे, यस के साथ एक ऑर्बिटल ले लेंगे और एस के साथ क्या आएगा
P, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, PS, ठीक। हमने क्या किया, देखिए पहले 2 बार S को लिया है, S, अब हम S के आगे कौन सा होता है, P, तो हम P को लेंगे पहले, PS, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, D, तो क्या लेंगे, DPS, ठीक, DPS, ठीक। हम 2 बार लिख रहे हैं, जैसे पहले हमने यस लिखा, अब एक ऑर्बिटल और ले लिया आगे, P है तो हम P को S के साथ PS, नेक्स्ट इसी प्रकार हमने D को ले लिया, DPS, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, F है, तो अब क्या लिखेंगे, FDPS और FDPS, ठीक। हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। S कहाँ से आता है, 1S से, 1S 2S 1 लिख दिए, उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे नंबरिंग। P कहाँ से आ रहा है, P हमको मालूम है सेकेंड सेल से आता है, ठीक। 2P, 2S के बाद 3S, 2P के बाद 3P, 4S, अब D आया, D किस नंबर से आता है, किस सेल से, थर्ड सेल से, ठीक। तो हमने 3D लिख दिया। उसके बाद ये क्या है, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, ठीक। उसके बाद क्या है, F आया, F फोर्थ से आता है, 4 लिख दिए। D हमारा कौन सा है, 5th D, 6th P, 7S, 5F, 6D, और क्या है 7P, 8S, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का ट्रिक, ठीक। आप चेक करेंगे तो हमने अभी तक जितना बताया है, आप प्रिंसिपल हो या एनर्जी लेवल डायग्राम हो, उसमें भी इसी ऑर्डर को लिखा गया है सेम, ठीक। ये बाय ट्रिक आप याद कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए तथा बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसको अपलोड, जैसे ही अपलोड करें वैसे ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।